Hello aspirant, welcome you all. So currently we are on the chapter that is microbes in human welfare और इसका जो है हमने 2 लेक्चर्स कर लिया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात किया कि कैसे हम इंडस्ट्रीज़ में मतलब माइक्रोब्स कैसे हमारे लिए इंडस्ट्रीज़ में हेल्पफुल होता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे माइक्रोब्स जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इन सब के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया और जिसका मैंने सेकेंड लेक्चर में उसका रिकैप भी करवाया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। तो सेकेंड लेक्चर जो था उसको मैं अभी रिकैप करवाती हूँ और मैं रिकैप करवाने के बाद जो है आज का क्लास को स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं सेकंड लेक्चर जो है उसको रिकैप करवाती हूँ, दैट इज़ स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये प्रोड्यूस होता है बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस और मॉडिफाइड होता है बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसको यूज़ किया जाता है एज ए क्लॉट बस्टर के लिए, क्लॉट को तोड़ने के लिए, फॉर द रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल से जो है क्लॉट को रिमूव करने के लिए पेशेंट में जिसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है जिसे हार्ट अटैक आता है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए जो था इसका यूज़ होता है एज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट होती है, उनके केस में इम्यून सिस्टम जो है उसको सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए का और ये प्रोड्यूस होता है फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरन से। स्टैटिन ये प्रोड्यूस होता है मोनास्कस परप्यूरियस से और कमर्शलाइज्ड है एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट की तरह और इट एक्ट बाय द कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है एंजाइम जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है। सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट है, जो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर है वो जनरेट होता है सिटीज़ में और टाउन्स में। जो मेजर कंपोनेंट है इसका वेस्ट वाटर का वो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा है और ये म्यूनिसिपल वेस्ट को हम सीवेज कहते हैं। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा, माइक्रोब्स होगा और मेनी ऑफ देम जो होता है इसमें से वो क्या होगा, पैथोजन होगा यानी कि डिजीज कॉजिंग होगा। माइक्रोब है जो है एज ए बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो यूज़ जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है क्योंकि जो है पॉपुलेशन बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ने से एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ी है और मतलब फूड की जो है डिमांड बढ़ी है, इसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है वो बढ़ना चाहिए ज़्यादा और ये रेज हो रहा है ऑफ क्रॉप्स थ्रू द यूज़ ऑफ जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है जो प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट क्रॉप प्लांट्स को। बायो फर्टिलाइजर्स जो होता है वो ऑर्गेनिज्म है जो कि इनरिच करता है हमारे न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल की और मेन सोर्स जो है बायो फर्टिलाइजर्स का वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, बीजीए है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात करें तो जो कि पैडी फील्ड्स में यूज़ होता है वो है ऑसिलेटोरिया, एनेबियना और नॉस्टॉक। नाम आपको याद होना चाहिए। एनेबियना नॉस्टॉक बोथ फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक है। राइजोबियम एज अ स्पाइरलम एजोटोबैक्टर जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है। इसके बाद जो है माइकोराइजा की बात करें तो इसका जीनस जो है वो है ग्लोमस है और फंगल कंपोनेंट जो है फंगल मतलब सिम्बायोटेट एब्जॉर्ब करता है जो फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट्स में इसको पास करता है और प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशंस आर शो द रेसिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन रिटर्न फंजाई को क्या मिलता है, उससे शेल्टर और फूड मिलता है। माइक्रोब जो है गैस प्रोडक्शन की बात कर ले तो इसमें बायोगैस जो है ये मिक्सचर होता है गैसेस का जो कि कंटेन करता है प्रीडोमिनेंटली इसमें मीथेन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज अ फ्यूल। उसको फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह भी यूज़ किया जाता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसमें प्रोड्यूस होता है और गैसेस प्रोड्यूस जो होता है मिथेनोजेंस वो मिथेनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है। ऑब्लिगेट एंड एरोब्स होते हैं, ये फाउंड होता है मार्शी एरियाज़ में हमें देखने को मिलेगा और जो गट है रूमिनेंट्स का वहाँ पे ये भी बैक्टीरिया देखने को मिलता है। कुछ जो बैक्टीरिया है वो यही बताया है मैंने आपको, मिथेनोजेंस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। कौन कौन से गैस प्रोड्यूस होते हैं ये। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन का वो डेवलप हुआ इंडिया में 2 इफर्ट्स के द्वारा, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा IARI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा KVIC के द्वारा। इसके बाद मैंने आपको बायोगैस प्लांट बताया था कि एक गैस होल्डर होता है, ऊपर एक होता है डंग वाटर जिसको डंग, जहाँ पे डंग स्लरी बनता है वो आता है हमारे जो डाइजेस्टर होता है जहाँ पे बायोवेस्ट कलेक्ट होती है उसके अंदर। उसके बाद उसकी जो है उस पर ऑर्गेनिक मैटर और मिथेनोजेंस जो होता है वो एक्ट करता है, फिर बायोगैस प्रोड्यूस होता है। उसको एक गैस होल्डर जो होता है वो उस गैस को लेता है और उसको आउटलेट के द्वारा पाइपलाइन तक पहुंचाता है, मतलब नियर बाई हाउसेज जो है उसमें पहुंचाता है। एक होता है जो बच जाता है, जो स्पेंट स्लरी या फिर स्लज जो बच जाता है उसको खाद की तरह यूज़ किया जाता है और ये जो कंक्रीट टैंक है वो 10 से 15 फीट का होता है।
यहाँ तक जो है हमारा गैस प्रोडक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से आज का लेक्चर, दैट इज़ बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो बायो कंट्रोल एजेंट जो है, इसमें बायो कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज़ ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। प्लांट के अंदर जो भी तरह की पेस्ट आ जाती है, उसको नुकसान करती है उस प्लांट को, जो उसके अंदर डिजीज़ कॉज करती है, उन सब तरह की जो इसको रिमूव करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ किया जाता है। तो बायो कंट्रोल एजेंट जो है, इसमें यूज़ ऑफ केमिकल बाय द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड हैव इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। जितना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, उससे पॉल्यूशन क्या हो रहा है, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। ये जो केमिकल्स हैं ये टॉक्सिक है और ये एक्सट्रीमली हार्मफुल है उन ह्यूमन बींग्स के लिए जो भी इसको कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जो प्लांट्स है, जो भी हम खेती कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि ये टॉक्सिक जो है, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड मिलने की वजह से वो टॉक्सिक होता जा रहा है और वो ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए ये क्या हो, बहुत ज़्यादा ही क्या है, हार्मफुल है एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट। जैसे कि हमारी जो सॉइल है जहाँ पे ये ग्रो कर रहे हैं, ग्राउंड हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूट कर रहा है। तो जिससे क्या हो कि सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है और इससे क्या होता है, ये किल करता है बोथ द यूजफुल एंड द हार्मफुल लाइफ फॉर्म जो है, उसको भी किल कर रहा है। तो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मे गेट एक्सटिंक्ट, जिससे क्या होती है, लॉस ऑफ हो सकती है बायोडाइवर्सिटी की। अगर इन एक्सेसिव यूज़ हो रहा है इसका, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का, तो क्या होगा, उससे पॉपुलेशन भी क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। तो इसको हमें कंट्रोल करना है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है पेस्ट एंड डिजीज का, इन एग्रीकल्चर में देर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन द नेचुरल प्रोडक्शन रेदर देन इंट्रोड्यूस केमिकल्स। जो कि नेचुरल प्रोडक्शन जो है, इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, रिलाइज है, रेदर देन द केमिकल्स के अलावा। तो ऑर्गेनिक फार्मर जो है वो होल्ड करता है व्यू दैट द इराडिकेशन ऑफ द क्रिएचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब एज पेस्ट इज पॉसिबल बट इज अनडिजायरेबल बिकॉज विदाउट देम जो बेनिफिशियल प्रेडेटरी और पैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं which depend upon them as a food or host shelter would not be able to सर्वाइव। तो यूज़ जो है बायो कंट्रोल का रिड्यूसेस आवर डिपेंडेंस ऑन द टॉक्सिक केमिकल। अगर हम बायो कंट्रोल एजेंट्स का, बायो कंट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कम हो रहा है हमारा तो ऑन द डिपेंडेंस ऑन द टॉक्सिक केमिकल और पेस्टिसाइड जो है, इस पे हमारा जो डिपेंडेंस है उसको क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। तो कुछ इंसेक्ट है जिसके जो कंट्रोलर है उसके बारे में हमें, उसको कौन कंट्रोल करता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। और इसको जो है, इस चार्ट को आपको याद, मतलब आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो इंसेक्ट, अगर लेडी बर्ड की बात करें तो इसको कंट्रोल करता है एफिड्स। इसके बाद ड्रैगन फ्लाइज जो है, इसको कंट्रोल करता है मॉस्किटोज। बैसिलस थुरिंजियसिस बीटी कॉटन, इसको कंट्रोल करता है बटरफ्लाई और कैटरपिलर्स। इसके बाद जो ट्राइकोडर्म है, इसको रूट इकोसिस्टम जो है, इसमें ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद वैक्यूलो वायरस जो है, इसको इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड जो होता है, ये इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये 5 आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और जो ये इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स होता है, वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। लेडी बर्ड की बात कर लें, जिसको कंट्रोल करता है एफिड, ये बीटल होता है जिसमें कि रेड और ब्लैक मार्किंग होता है। लेडी बर्ड क्या है, एक तरह का बीटल है जिसमें रेड और ब्लैक तरह की मार्किंग्स होती है, आपने देखा होगा इसको। इसके बाद बैक्यूलो वायरस जो है, बैक्यूलो वायरस इसमें इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स होता है, इसको कंट्रोल करता है। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है और इसमें ये नैरो स्पेक्ट्रम होता है। इसके आगे और बात करें तो बैक्यूलो वायरस जो होता है वो पैथोजेंस है दैट अटैक द इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड जो है, उसको क्या करता है, ये मतलब अटैक करता है। जो जीनस है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, जिसको एनपीवी कहते हैं, ये वायरस है स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम का होता है और इंसेक्टिसाइडल इसकी एप्लीकेशन होती है। दे हैव नो निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्लांट, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेज और इवन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट पे इसका जो है कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। सिर्फ जो टारगेटेड जो इंसेक्ट है, टारगेटेड पेस्ट, उस पर ही ये क्या करता है, काम करता है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस इसलिए लिखा है, स्पीसीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, वाइड स्पेक्ट्रम नहीं है, इंसेक्टिसाइडल इसकी एप्लीकेशन है, ये किल करता है जो भी इसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है इसको। तो ये जीनस है पूरा का पूरा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज माइक्रोब्स। कैसे सीवेज ट्रीटमेंट जो है इसमें हेल्पफुल होता है। तो सीवेज जो होता है, मैंने आपको बताया कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, मेनली जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो आता है इसके अंदर, सीवेज के अंदर, और ये म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है। अब इस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर के अंदर क्या हो सकता है,
लार्जेस्ट अमाउंट में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है और इसके अंदर कुछ माइक्रोब्स भी हमें देखने को मिलता है। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये मोस्टली क्या होता है, हार्मफुल पैथोजेनिक होगा जो कि डिजीज़ कॉज करेगा। लेकिन कुछ इसमें से क्या होता है, मतलब मोस्टली तो इसमें पैथोजेनिक होगा ही, लेकिन कुछ यूजफुल भी होता है, यूजफुल होता है और वो क्या होता है, एरोबिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक होता है, यूजफुल होता है, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट, हमारे जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें यही यूजफुल वाले जो माइक्रोब्स होते हैं ये काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सीवेज ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं, कैसे सीवेज ट्रीटमेंट होती है, ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है इसके बारे में भी हम समझते हैं। तो इसमें टोटल 4 तरह के टैंक है जिसका अलग अलग नाम है, अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सीवेज है इसको अच्छे से हम समझेंगे, मैंने आपके लिए यहाँ पे अच्छे से इसको लिखा है। दैट इज जो सीवेज है हमारा, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टैंक है उसको हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहते हैं, या फिर प्राइमरी होता है, यह फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों है मैं अभी आपको बताती हूँ। फिजिकल ट्रीटमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे पहले जो जैसे हमारे पास जो वेस्ट वाटर है, जो हमारे पास सीवेज है, उसमें सबसे पहले क्या होगा, लार्ज और स्मॉल इम्प्योरिटीज़ होगा। तो उसकी जो है दो तरह से उसकी मतलब उसकी रिमूवल होती है, उस इम्प्योरिटीज़ की दो तरह से रिमूवल होती है। एक होता है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन वो होता है जिसमें कि ऊपर ऊपर से जो तैर रहा होता है फ्लोटिंग डेब्रीज मतलब जो फ्लोट कर रहा होता है डेब्रीज, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गया या कुछ भी ऐसा जो फ्लोट कर रहा होता है, उसकी रिमूवल होती है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। तो ये आपको एक याद होना चाहिए। दूसरा हमारे पास सेडिमेंटेशन प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि सॉइल और पेबल्स जो होता है, स्मॉल छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, कण होते हैं, या फिर हम कह लें पत्थर हो सकता है, तो इसमें इसकी पेबल्स की, स्मॉल पेबल्स की और सॉइल की क्या होती है, रिमूवल होती है। तो पहला सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन जिसमें फ्लोटिंग डेब्रीज रिमूव होते हैं, दूसरा सेडिमेंटेशन होता है जिसमें कि सॉइल और स्मॉल पेबल्स का रिमूवल होता है। तो इसलिए यहाँ पे फिजिकली रिमूव हो रहा है, किसी तरह का केमिकल यूज नहीं हो रहा है, किसी तरह का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं, मतलब किसी भी माइक्रोब्स का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए कहते हैं इसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें एक फिल्ट्रेशन हो गया, दूसरा सेडिमेंटेशन होता है। इसके बाद ये जो फ्लोटिंग डेब्रीज जो ये रिमूव हुआ है, इसमें से एक बनता है प्राइमरी स्लज और दूसरा बनता है हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट। मतलब इसके बाद जो भी हम सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, जब वो छान लेते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, प्राइमरी स्लज बचेगा। ये जो प्राइमरी स्लज होता है उसको ड्रेन कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ड्रेन आउट कर दिया जाता है। बचा हमारे पास क्या, सुपर प्राइमरी इफ्लुएंट, मतलब सुपरनेटेंट, जो ऊपर ऊपर का रहता है। जो नीचे वाला बचेगा वो स्लज हो गया, वो गंदा हो गया, उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीटमेंट करने के लिए जो हमारे पास थोड़ा बहुत भी साफ बचा है उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब जो स्लज है, स्लज उसको तो हटा दिया गया है, प्राइमरी एफ्लुएंट जो ऊपर ऊपर का बचेगा उसको सुपरनेटेंट कहते हैं। उसकी रिमूवल होती है, सॉरी उसकी मूविंग होती है नेक्स्ट टैंक में फ्रॉम द प्राइमरी एफ्लुएंट टैंक। मतलब प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो है, मतलब प्राइमरी एफ्लुएंट का जो है ट्रांसफ़र होता है, मूविंग होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक से, दैट इज़ दूसरे टैंक में। तो जिसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक है। दूसरा टैंक हमारे पास जो है जिसको हम कहते हैं एरेशन टैंक, या फिर इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं या सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अब इसमें एरेशन टैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो होता है बाहर से ऑक्सीजन जो है उसको दिया जाता है। इस टैंक में बाहर से ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जाती है, और क्यों बढ़ाई जाती है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट आ चुका है, जिसमें बहुत ज़्यादा बाहर से क्या होता है, एयर पंप किया जाता है, जिसमें कांस्टेंट मैकेनिकल एजिटेशन, मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, एजिटेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको, उस टैंक को क्या किया जाता है, हिलाया जाता है। तो उसके हिलाने से क्या होता है, उसमें ग्रोथ हो जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अगर उसमें जो भी हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट है उसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी होगी तो क्या होगा, उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होगा उस वेस्ट वाटर के अंदर, अभी तक तो वो वेस्ट वाटर है, तो उसके अंदर जो भी तरह की बैक्टीरिया होगा, अगर वो उसको क्या होगा, मतलब माइक्रोब्स जो होगा उसको अगर ऑक्सीजन मिलेगा, जो ऑक्सीजन में के प्रेजेंस में रहने वाले बैक्टीरिया है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ यूज़फुल भी होते हैं जो कि सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, तो एरोबिक या हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है। तो ये जो यूजफुल एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है, माइक्रोब्स होता है, बाय डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर, ये मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और उससे क्या होता है, फ्लॉक्स की डेवलपमेंट होती है। फ्लॉक्स बेसिकली क्या होता है, वो मेस होता है, मतलब एक तरह का जाली होता है जो कि बन जाता है बैक्टीरिया फंगल कंपोनेंट का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लॉक्स क्या होता है, तो ये बेसिकली मेस होता है ऑफ द बैक्टीरिया एंड द
फंगल फिलामेंट का। जब तक कि इसको मतलब फ्लॉक्स की डेवलपमेंट तब तक होती है और ये तब तक किया जाता है जब तक कि इसकी कांस्टेंट मैकेनिकल एजिटेशन तब तक की जाती है जब तक कि बीओडी रिड्यूस नहीं हो जाता है। अब बीओडी क्या होता है, देखो जहाँ पे बीओडी का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक मैटर अगर उस सीवेज में, उस वाटर में जहाँ पे भी बीओडी, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा वहाँ पे पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा, और पॉल्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सॉरी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा होगी। मतलब जितनी ज़्यादा पॉल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड होगी ताकि उसमें फ्लॉक्स की डेवलपमेंट हो सके, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन के। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये जब तक ये रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक इसकी एजिटेशन करी जाती है, इसलिए कहते हैं इसको एरेशन टैंक या सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या फिर इसमें जो है यहाँ पे यूज़ होता है हमारे माइक्रोब्स का, इसलिए इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसके बाद जो है हमारे पास तीसरा टैंक है जिसमें कि वो जो एफ्लुएंट है अब उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो चुका है। अब इसको हम ला रहे हैं कहाँ पे, सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या होता है कि जो फ्लॉक्स जो है विच इज़ अलाउड टू शटल डाउन, उसको क्या किया जाता है, जो फ्लॉक्स डेवलप्ड हुआ है उसको क्या करते हैं हम सेटल डाउन करते हैं, और उसमें क्या बनता है हमारा एक सेकेंडरी एफ्लुएंट बचेगा। प्राइमरी एफ्लुएंट तो हो चुका था, सेकेंडरी एफ्लुएंट होगा जिसको सुपरनेटेंट कहते हैं, उसको रिलीज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ में। ये जो मतलब ये साफ़ हो चुका है, अब हमारा सेकेंडरी जो एफ्लुएंट है ये साफ़ हो चुका है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम वाटर बॉडीज़ में इसको रिलीज़ कर सकते हैं। दूसरा जो एक्टिवेटेड स्लज है, कुछ जो फ्लॉक्स है जो बच जाते हैं, एक तो सुपरनेटेंट बन जाता है, दूसरा जो नीचे जम जाता है एक्टिवेटेड स्लज की तरह जो बन जाता है जिसको फ्लॉक्स कहते हैं, उसमें स्मॉल पार्ट जो होता है उसको सेंड किया जाता है बैक टू द एरेशन टैंक। मतलब एरेशन टैंक जो है हमारा सेकेंड टैंक, उसमें उसको एज अ इनोकुलम, जैसे हम कर्ड बनाने के लिए इनोकुलम या स्टार्टर का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा दही उसको जमाने के लिए, वैसे यहाँ पे स्मॉल अमाउंट जो है इसका एक्टिवेटेड स्लज इसको डाल दिया जाता है एरेशन टैंक में, सेकेंड टैंक में, ठीक है। और जो इसका लार्जर पार्ट है उसको नेक्स्ट टैंक यानी कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो है फोर्थ, उसमें भेज दिया जाता है। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो है दैट इज़ फोर्थ टैंक है, और यहाँ पे जो फ्लॉक्स है आर डाइजेस्टेड बाय द एनारोबिक मिथेनोजेंस, और यहाँ पे जो मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है वो फोर्थ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो है, यहाँ पे जाकर के ये एनारोबिक मिथेनोजेंस जो है वो काम करता है, और यहाँ पे फिर वहीं से जो मैंने आपको बताया था बायोगैस की प्रोडक्शन वो होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोब्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है इन ट्रीटिंग द मिलियंस ऑफ द गैलन्स ऑफ द वेस्ट वाटर एवरी डे, एंड टिल डेट अभी तक में कोई भी ऐसा तरह का मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं आया है जो कि इस माइक्रोबियल ट्रीटमेंट जो होता है सीवेज उसको मतलब पीछे कर दे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सीवेज ट्रीटमेंट का अब तक का है। उसके बाद रिवर एक्शन प्लान्स की बात कर ले तो यहाँ पे ड्यू टू द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन मतलब शहर का विकास काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से सीवेज जो होता है बीइंग प्रोड्यूस इन मच लार्जर क्वांटिटीज़ देन एवर बिफोर, मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीवेज की प्रोडक्शन होने लगी है अर्बनाइजेशन होने की वजह से। और जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट है उन्होंने इनिशिएट किया है दैट इज़ द गंगा एक्शन प्लान 1958 में, और 1985 में, और यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान आपको याद होना चाहिए 1985 में। और प्लान टू शेप दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे जो रिवर्स हैं हमारी कंट्री की उसको जो है बचाने के लिए ये सीवेज का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये 2 एक्शन प्लान जो है उसको लाया गया था। तो ये रहा यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है बहुत ही छोटा चैप्टर था ये, तो आपको 3 लेक्चर्स में ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इकोलॉजी पोर्शन का, हमारे बॉटनी के सेक्शन का, और उसमें वही तीन चैप्टर है हमारे नीट के सिलेबस में, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद फिर हम जूलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।